Okay, so I'll start the screen, share the screen with you in a matter of minute. Good evening, sir. Good evening, Sonali. Good evening. तो ये थी हमारे पिछले क्लास की कहानी N2 साइकिल जो हमने पिछले क्लास में देखा था. आई होप ये सबको मालूम रहेगा, क्लियर रहेगा और याद रहेगा काफी लंबे टाइम के लिए. दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर. ठीक है, चलिए. याद रखना, नाइट्रोजन आपका प्रोटीन का पार्ट बनता है, डीएनए आरएनए विटामिन का पार्ट बनेगा आपका नाइट्रोजन, एंड इट्स अ वेरी 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 एसेंशियल थिंग फॉर इन योर बॉडी, राइट. प्लांट्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन, उनके लिए तो बड़ा जरूरी है. नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, फॉस्फेट, ये सब उनके लिए बड़ा ही एसेंशियल होता है. इनसे ही इनका पूरा लाइफ साइकिल रन करता है. ठीक है, तो ये सब हम देख चुके हैं. सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू दिस ऑल ऑफ दिस थिंग अगेन. वी हैव सीन एवरीथिंग. मैं आपसे एक्सपेक्ट इतना करता हूँ कि आप खुद से एक साइकिल बना के रखेंगे अपने पास तो अच्छा रहेगा. एक खुद के हाथों से एक बार आप साइकिल बना लेंगे ना, सो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू याद करने के लिए. हाँ, ये भी बात याद रखना, ये भूलना मत, नाइट्रोजन को इवन लाइटनिंग भी ब्रेक कर सकती है. आपका जो N2 होता है उसको लाइटनिंग के थ्रू भी ब्रेक हो सकता है और वो आपके सॉइल में आता है. सो लाइटनिंग के थ्रू भी आपका N2 ब्रेक करके ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और बारिश के साथ आपका ये आ सकता है वापस लैंड के ऊपर. सो अलॉन्ग विद द रेन इट कैन कम बैक इनटू द सॉइल. उसको हम एसिड रेन भी कहते हैं, बट या दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच कैन हैपन, राइट. सो दिस इज समथिंग वी हैव डन. एनिमल्स हम यहाँ पे देख चुके हैं, खा रहे हैं, डेथ हो रही है, डेथ को हम दिखा रहे ग्रे कलर का एनिमल बना के, एंड देन एवरीथिंग इज कमिंग बैक इनटू द सॉइल प्रोटीन के फॉर्म में. पी मतलब प्रोटीन के फॉर्म में, सब सॉइल में आ गया. इसको वापस से डीकम्पोज ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू NO2 NO3 के अंदर, और कुछ बैक्टीरिया इसको वापस से कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में भेज सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ द N2. तो ये थी इसकी कहानी जो हम यहाँ पे देख चुके हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल को हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मेरा साइकिल कैसे चालू होता है, कहाँ पे खत्म होगा और क्या क्या चीज इसमें आपकी इन्वॉल्व होगी. सो कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म ऑन द अर्थ. अर्थ में कई सारे फॉर्म जगह, लाइक इट अकर्स इन द एलिमेंट फॉर्म एज अ डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर आपको कार्बन मिल जाता है. सो मैं कह सकता हूँ कि कार्बन मुझे रॉक्स के अंदर भी देखने के लिए अच्छे से मिल जाता होगा. सो आई कैन फाइंड कार्बन इन डिफरेंट फॉर्म्स. अब कार्बन साइकिल को समझने के पहले थोड़ा सा हम इसका आइडिया लेते हैं. हाँ जी बेटा, बताइए, बोलिए. सर कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म कोक होती है ना? कार्बन की प्यूरेस्ट फॉर्म वापस बोलिएगा, कौन सी होती है? कोक. आई एम नॉट श्योर बेटा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि उसका प्यूरेस्ट फॉर्म क्या रहेगा. आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, सो दैट इज नॉट आई एम क्लियर विद कि कार्बन की प्यूरेस्ट फॉर्म क्या होती है. और रादर आई वुड से लाइक केमिस्ट्री फैकल्टी माइट बी नोइंग दिस थिंग like precisely, but I'm not sure. ठीक है, so I'll let you know in the next class in that case, right? चलिए, now let's talk about my carbon cycle. थोड़ा इसको हम समझते हैं यहाँ पे. तो पहले तो आप याद कीजिए कि आपको एटमॉस्फेयर में आपको CO2 मिलेगा. You will have the carbon in the atmosphere in the form of my CO2. तो CO2 के फॉर्म में आपको एटमॉस्फेयर अंदर आपको कार्बन मिल जाता है. किसको मालूम है कि आपका CO2 का अमाउंट कितना होगा आपके एटमॉस्फेयर के अंदर? नहीं मालूम. 0.03% इतना होता है CO2 आपके एटमॉस्फेयर के अंदर. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ CO2 यू विल बी हैविंग इन द एटमॉस्फेयर. तो ये बात याद रखना. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ CO2 यू विल हैव इन द एटमॉस्फेयर. काफी कम होता है, राइट, बट होता है. ओके, अब देखो आप लोग मुझे बताओ कि आपका जो CO2 है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये आपका कहाँ पे जा सकता है, किसके अंदर एंटर कर सकता है डायरेक्टली? प्लांट्स. हाँ, अगर आप मुझे प्लांट्स कह रहे हो यहाँ पे आंसर, तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है. माई CO2 इज देयर इन द एटमॉस्फेयर नाउ कैन एंटर इनसाइड डायरेक्टली इनटू द प्लांट्स. ये आपका प्लांट्स के अंदर एंटर कर सकता है. और प्लांट इसे अंदर लेंगे क्यों, ये बताओ कि प्लांट्स इसे अंदर लेंगे है क्यों सबसे पहले? सर फोटोसिंथेसिस करने के लिए. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फोटोसिंथेसिस करने के लिए और खाना बनाने के लिए. सो प्लांट्स आर गोइंग टू यूज दिस CO2 टू कैरी आउट देयर खाना बनाने का प्रोसेस, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फोटोसिंथेसिस. हाँ जी, तो ये चीज आपकी यहाँ पे होती है. तो CO2 मेरा आ गया प्लांट्स के अंदर. अब प्लांट्स में आपका CO2 आ चुका है, सो प्लांट्स अपने यहाँ पे खाना बनाएंगे. फिर सो प्लांट्स बेसिकली विल मेक देयर फूड. सो CO2 को फिक्स किया जाएगा और आप बनाओगे अपना यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल. सो प्लांट्स विल मेक द शुगर मॉलिक्यूल. तो कार्बन आपको
खाने के अंदर तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। आप रोटी खाओ, चावल खाओ, राजमा खाओ, कोई और पुडिंग खाओ, केक खाओ, एवरीथिंग विल हैव सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट या कार्बन आपको मिलता है हमेशा देखने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे प्लांट अपना शुगर बनाया, शुगर में तो कार्बन ही है बिकॉज इट इज मेड ऑफ माई कार्बन आइटम्स बना हुआ है वो। अब अज्यूम करते हैं इस प्लांट को खाता है मेरा एनिमल, राइट। इस प्लांट को आके अब मेरा यहाँ पे आएगा एनिमल और उसे खा लेगा। कौन सा एनिमल प्लांट को खा सकता है? अरे काउ, काउ, गोट, sheep, deer, Herbivorous plants. हर्बीवोरस एनिमल्स। एनिमल्स वो उन्हें आके प्लांट्स को खा सकते हैं। तो एनिमल्स आके मेरे प्लांट्स में यहाँ पे खाएंगे, तो एनिमल की बॉडी के अंदर आके हम लोग भी खा सकते हैं जाके प्लांट्स को, राइट। सो द लाइक यू विल नाउ हैव द शुगर और यू विल हैव द कार्बोहाइड्रेट विद इन योरसेल्फ। अब आप ये बात याद रखना, आपके बॉडी के अंदर अगर मैं आपकी भी बात करता हूँ, समझो आप ही आके इस प्लांट को खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में आएगा फिर कार्बोहाइड्रेट। सो आपकी बॉडी के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट आता है। सो कार्बोहाइड्रेट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ माई बायोमोलिक्यूल जो आपको खाने के साथ मिलता है। सो फॉर एग्जाम्पल रोटी आप खा रहे हो, चावल खा रहे हो, चावल विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रोटी विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ माई कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो आपके बॉडी में जाता है, आप जो खाना कंज्यूम करते हो, अब उसके बाद क्या होता है, उसको हम करते हैं ब्रेक डाउन। मेरी बात ध्यान सुनना, जो भी आपने खाना यहाँ पे खाया, तो एनिमल की बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट आ चुके हैं, राइट। अब क्या होगा, उसको हम करेंगे ब्रेक डाउन, उसको हम तोड़ेंगे, उसे हम डाइजेस्ट करेंगे, राइट। उसे हम डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, राइट। और उसे ब्रेक डाउन कर क्यों रहे हम लोग? ताकि उसमें से एनर्जी जनरेट की जा सके। तो याद रखना, जो भी आप कंज्यूम करते हो, जो भी आप खाना खाते हो, राइट। सी आई थिंक आप लोग को ये बात मालूम होगी, आप हिमाचल से हैं, कि हिमाचल में यूजुअली एक टाइम पे हम लोग सिर्फ राइस कंज्यूम करते हैं, है ना। Like at one time we prefer like to consume more rice or mainly rice only, and one time we consume the like chapatis. So when we consume the rice over here, like this happens in like many parts of the country, we get a huge amount of my carbohydrates. अब कार्बोहाइड्रेट जब हम यहाँ पे कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये कंज्यूम करने के बाद जब इसे हम ब्रेक डाउन करेंगे ताकि इसमें से हम बना सके हमारी एनर्जी। अगर आपको याद हो तो हम जब कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे यहाँ पे हमारा एनर्जी बनेगा। तो एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अगली बार आपके सामने ये सम आएगा ना सेलुलर रेस्पिरेशन, तो समझ जाना कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हमारे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। आप जो कुछ भी आप यहाँ पे खाते हो उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। तो जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे कार्बोहाइड्रेट को, तो याद रखना आपको दो चीजें मिलती है। एक तो आपको एटीपी मिलेगा, आपको यहाँ पे एटीपी तो आपने बचपन में सुना होगा ना, इट इज एनर्जी सोर्स। आपका माइंड देता है एटीपी, है ना, तो ये आपको मिलेगा। एटीपी के साथ साथ एक और चीज होती है, जब भी आपके बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, जब भी आपके बॉडी के अंदर सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया जाएगा, तो आपका CO2 बनता है। तो वो टाइम पे आपका CO2 बनेगा। सो वो टाइम पे आपका CO2 बनता है, ठीक है। और ये CO2 एनिमल की बॉडी से बाहर आता है जब आप ब्रीद आउट कर रहे होते हो, राइट। सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग व्हाट विल हैपन, सो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ये CO2 आपके बॉडी से बाहर आ जाएगा। सो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन मतलब ब्रीद आउट करना, एक्सहेलेशन मतलब ब्रीद आउट करना। जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे होते हो वो टाइम पे आपका CO2 बाहर आ जाएगा। सो दैट टाइम द CO2 विल कम आउट इन द एटमॉस्फेयर। क्या ये बात आपको यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आई? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो जब भी आपके सामने सेलुलर रेस्पिरेशन टर्म है, याद रखना सेल के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करें ताकि हम एटीपी बना सके, और जब ये मेरा प्रोसेस हो रहा होता है तब मेरा CO2 भी यहाँ पे मेरा बन के निकल जाता है। और जैसे मेरा CO2 यहाँ से बन के निकलता है, वही CO2 मेरे बॉडी के भी बाहर आएगा जब मैं ब्रीद आउट कर रहा होता हूँ। हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं तो वो टाइम में मेरा CO2 ये बाहर आ जाएगा और वही आपका फिर एटमॉस्फेयर में भी चला जाएगा। सो दैट इज व्हाट वन थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग। तो एक तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, राइट। एक और चीज आपको बताता हूँ, आपका कार्बन होता है फॉसिल्स के अंदर। जैसे अगर मैं ये बनाऊं कि ये मेरी सॉइल है यहाँ पे, तो सॉइल में कई सारे एनिमल्स और डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, राइट। सो बेसिकली सॉइल के अंदर यू विल हैव द फॉसिल, सॉइल के अंदर यू विल बी हैविंग योर फॉसिल, राइट। समझिए मेरा फॉसिल है एनिमल्स का, प्लांट्स का, राइट। तो इसको जब हम बर्न करते हैं तो बेसिकली बेटा जो आपका पेट्रोल होता है या आपका जो कोल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं उसे, राइट। कोल एंड पेट्रोल इज गोइंग टू बी व्हाट? इज गोइंग टू बी योर फॉसिल फ्यूल। तो याद रखना
जो आपका जो फॉसिल फ्यूल होता है, जो फॉसिल्स में से बनता है, उसे हम कहते हैं हमारे यहाँ पे एज अ फॉसिल फ्यूल। अगली बार कोई आपसे फॉसिल फ्यूल टर्म बोले सामने, तो समझ जाना वो पेट्रोल और कोल की ही बात कर रहा है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज माय फॉसिल फ्यूल। अब ये जो मेरा फॉसिल फ्यूल है बेटा, इसको मैं करूंगा बर्न, इसको मैं बर्न, इसे मैं यूज करूंगा, इसे मैं बर्न करूंगा। दैट मीन्स गाड़ियों में मैं इसे यूज करता हूँ, इंडस्ट्री में मैं इसे यूज करता हूँ। तो जब मैं इसे यूज करूंगा तो याद रखिएगा इसमें से भी मेरा यहाँ पे CO2 एटमॉस्फेयर में आएगा। तो याद रखेंगे आप सब लोग यहाँ पे कि जब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है, आपका एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 आता है, और आजकल तो बहुत ज्यादा ही आ रहा है। आप जानते हो कि कितनी गाड़ियां यूज हो रही है इंडस्ट्रीज की वजह से, गाड़ियों की वजह से आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका फॉसिल फ्यूल एटमॉस्फेयर में आ रहा है, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। ज्यादा CO2 होना भी अच्छी बात नहीं होती, तो ये बात भी आप याद रख लेना, दैट ज्यादा CO2 होना भी आपके यहाँ पे अच्छी बात नहीं होती। उसके साथ साथ याद रखना कि आपका CO2 को रॉक्स में भी आपको मिलता है, देखिए यू विल आल्सो हैव द रॉक्स which will have a good amount of carbon। कार्बन आपको रॉक्स के अंदर भी मिलता है देखने के लिए। so याद रखना फॉसिल फ्यूल में तो कार्बन है ही है, इसमें तो कार्बन है ही है, और वो कार्बन आपका एटमॉस्फेयर में भी आ रहा है, बट उसके साथ साथ रॉक्स विल आल्सो हैव द कार्बन। चलिए आगे देखते हैं। सो इन अ कंबाइंड स्टेट इट इज फाउंड एज अ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। CO2 के कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्ट में होगा, एंड इन द वेरियल फॉर्म, इन द मिनरल फॉर्म। तो अलग अलग फॉर्म में आपको कार्बन मिल जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ऑल लाइफ फॉर्म आर बेस्ड ऑन कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, सबके अंदर आपका कार्बन आपको मिलेगा देखने के लिए। ऑल ऑफ देम विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन। ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। आप प्रोटीन ले लो, कार्बोहाइड्रेट ले लो अपनी, राइट, चीज ले लो, या अपना DNA ले लो, सबके अंदर आपको कार्बन के बगैर चीजें, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन लगा हुआ ना हो। सो दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। अगेन यू कैन सी दैट DNA, RNA, विटामिन ले लो, सबके अंदर आपको कार्बन मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पे हमारा साइकिल चालू करते हैं। ये है आपके सामने यहाँ पे गाय, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द प्लांट इन अ फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो CO2 एंटर करेगा, प्लांट के अंदर आ चुका है, देखिए कितना स्लाइड करके आ रहा है वो, ठीक है। इन द बॉडी ऑफ द प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। आपके CO2 को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे आपके ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। और फिर क्या होगा, उसको ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखते क्या होता है, लेट्स सी दैट व्हाट विल हैपन व्हेन द प्लांट आर बीन ईटन बाय द एनिमल्स। अब प्लांट को एनिमल आके खा रहा है, यहाँ पे गाय खा रही है, या हम लोग भी आके खा सकते हैं, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। आपका जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे है बेटा, वो बॉडी के अंदर यहाँ पे एंटर कर चुका है। अब आप बताओ, आप में से कोई मुझे बताओ, अब यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, व्हाट विल हैपन टू द कार्बोहाइड्रेट। सर ये जाके सेल में सर ब्रेक डाउन होगा। बिल्कुल सही, बहुत सही, प्रोड्यूस होगा। राइट। सोनाली, श्याम, आप दोनों का आंसर यहाँ पे सही है। ये सेल के अंदर जाएगा, ब्रेकडाउन होगा, इसे हम ब्रेकडाउन करेंगे, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। और उसके जैसे आपको दो चीजें मिलती है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ATP होती है, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल फाइंड कि आपको यहाँ पे CO2 रिलीज होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपके कार्बन डाइऑक्साइड का आपने ब्रेक डाउन किया। सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। आपका जो CO2 होता है वो आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज बैक कर दिया जाएगा। सो नाउ यू विल हैव द CO2 व्हिच विल बी रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। सो रेस्पिरेशन के बाद जो आपको यहाँ पे CO2 मिला वो आपने एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया, ओके। सो ये चीज, एक तो ये साइकिल हमने देख लिया। नाउ लेट्स सी सम मोर थिंग्स। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब एनिमल्स या प्लांट की डेथ होती है, दे डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया एंड फंगाई, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो इनको भी डिकम्पोज किया जाता है, बैक्टीरिया, फंगाई इसको डिकम्पोज करेंगे, और तब भी आपका CO2 आपका एटमॉस्फेयर के अंदर आ सकता है। तो ये बात भी याद रखना, एनिमल की डेथ के बाद भी CO2 आपका आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये कौन सा एनिमल है वैसे आपके सामने, विच एनिमल यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू? रैट, माउस, ठीक है, राइट। अब इसकी यहाँ पे हो जाएगी डेथ, राइट। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, दे विल अंडरगो डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन होने के बाद बैक्टीरिया करते हैं, फंगाई करते हैं, एंड उसके बाद आपका CO2 भी एटमॉस्फेयर के अंदर जा सकता है। सो यू कैन आल्सो फाइंड CO2 गेटिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट। उसके बाद ऑल्सो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सॉइल आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल। आपके जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इनको हम कन्वर्ट किया जाता है इनटू द फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, राइट। अब क्या होगा, इसको हम करेंगे बर्न। यही हमारा काम होता है, फॉसिल फ्यूल को यूज करना हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, ठीक है। पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये हो गया मेरे यहाँ पे फॉसिल फ्यूल।
When these fossil fuel are burned for heating, cooking, transportation, industrial process, इन सब चीजों के लिए जब इनको बर्न किया जाता है तो फिर से एक बार CO2 मेरा एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगा, तो एक बार फिर मेरा CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर आने लगता है, राइट। एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा CO2 आजकल आ रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, प्लेनेट के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए, वी शुड कंट्रोल दिस थिंग। हाँ जी बेटा बताइए, सोनाली बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर अगर ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा सर, इससे फिर जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो इसी से होती है ना? वो इसी सही होगी, बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी, बिल्कुल ही करेक्ट पॉइंट आपने पढ़ा है कि इसकी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मेन कंसर्न CO2 ही है, इतना CO2 एटमॉस्फेयर में अब हो चुका है कि उसके वजह से यू हैव अ थिक लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, और उसकी वजह से ही अभी आप देखोगे आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर कि कैसे आपका एटमॉस्फेयर के अंदर ओवरऑल टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। सो यस, दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग, बिल्कुल सही बेटा। So that is what you will find happening. So carbon is thus recycled repeatedly through different form of various physical and biological activity. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका कार्बन कैसे रिसाइकल किया जा रहा है, एनिमल से एटमॉस्फेयर के अंदर, फॉसिल फ्यूल बर्न करने से एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर। सो दैट इज ऑल हैपनिंग ओवर हियर, राइट। तो अब ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे आप यहाँ पे रिसाइकल किया जा रहा है, तो ये सब बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद। एंड दिस बिकम्स माय कार्बन साइकिल, ये हो जाता है मेरे यहाँ पे कार्बन साइकिल कंप्लीट। तो क्या कार्बन साइकिल आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, अब आप मुझे कोई आप में से पूछे हुई हैंड रेज करके मुझे बताइए, आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो CO2 को एटमॉस्फेयर में बढ़ने से? व्हाट यू कैन डू फ्रॉम योर लेवल टू मेक श्योर दैट CO2 लेवल आपका एटमॉस्फेयर में आपका ना बढ़े? बताइए सक्षिता, क्या है आपका व्हाट यू कैन डू? सर प्लांटेशन। प्लांटेशन, ठीक है सक्षिता, आपका आंसर यहाँ पे अच्छा है, काफी अच्छा आंसर है आपका यहाँ पे, प्लांटेशन वेरी गुड, उससे CO2 को आप थोड़ा कम कर सकते हो। हाँ जी श्याम भी बताइए आपका क्या आंसर है? सर जितना से जितना लेस फॉसिल फ्यूल का बर्न करने का यूज कम करें। बिल्कुल सही जी, कम से कम फॉसिल फ्यूल का यूज करें आप। तो सक्षिता आप अपने एंड पे क्या ऐसा कर सकते हो जिससे फॉसिल फ्यूल आपके एंड पे कम बर्न होगा या कम यूज होगा? सर हैंड रेज नहीं हो रहा। हैंड रेज नहीं हो रहा अच्छा अच्छा, वैसे ही बता दो, वैसे ही बता दो क्या कर सकते हो आप। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पता है आप क्या कर सकते हो? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से अच्छा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज कर लो, तो उससे आपका CO2 मतलब आप बेसिकली आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे CO2 के लेवल को बढ़ने से, है ना। यू डोंट डू द बर्निंग, ऐसे लाइक लकड़ियां जलाना और वो सब थोड़ा कम करना चाहिए फॉर अननेसेसरी रीजंस के लिए, राइट। और जैसे कि शामवी ने बोला कि आप इवन एनर्जी कंजम्पशन आप अपना कम कर लो ओवरऑल, ताकि आपका CO2 का लेवल आपका मेंटेन रहे और ज्यादा। सर जो हम व्हीकल्स का यूज कम कर सकते हैं। व्हीकल्स का यूज कम कर लो आप, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर लो आप, या साइकिल्स का यूज कर लो, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो ना, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। अगर आप अपना खुद का कार लेके जाते हो देन ज्यादा लाइक यू आर डैमेजिंग द एनवायरमेंट, अगर आप बस में जा रहे हो देन इट्स ज्यादा बेटर है ना। सो दैट इज समथिंग कैन बी डन, सो ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। सो वी आर डन विद द कार्बन साइकिल, अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन साइकिल ये क्या है, क्या करेगा इसके अंदर, लेट्स सी दैट। सो जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल के बारे में, सो इट्स एबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, काफी ज्यादा होता है ऑक्सीजन, अराउंड 21% आपको मिलेगा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर, याद रखना। सो 21% O2 आपका है एटमॉस्फेयर के अंदर। इट इज फाउंड इन द एलिमेंट फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर टू एन एक्सटेंट ऑफ 21%, राइट। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन साइकिल के बारे में, सो लेट मी शो टेल यू फ्यू थिंग्स। सो ऑक्सीजन यहाँ से हम बात करते हैं, समझो यू हैव अ O2 and you know that you have 21% O2 in the atmosphere, right? अब ये ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, तो इतना तो मैं साइकिल स्टार्ट कर दिया मैंने, ये आपका आएगा एनिमल्स के अंदर, दिस विल कम अंडर विद इन द एनिमल्स, राइट। एनिमल्स पे आ गया, फिर आप बताओ उसके बाद क्या हो सकता है इसके साथ, व्हाट कैन हैपन आफ्टर दिस? बताओ बताओ बेटा क्या होगा? ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि एनिमल्स के अंदर O2 आ गया, इसके बाद क्या होगा? अच्छा चलो मैं आपको यहाँ पे चलो इसको थोड़ा और इस तरीके से बताता हूँ, समझो। ये प्लांट्स है, प्लांट्स O2 को लेंगे नहीं लेंगे? प्लांट ऑक्सीजन को लेंगे नहीं लेंगे एटमॉस्फेयर में से?
नो सर। नहीं लेंगे। क्या प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर करेंगे। सर तो ये आप देखना कि प्लांट आपके O2 को रिलीज करते हैं। प्लांट ने O2 को रिलीज करना है, एनिमल ने पकड़ के उसे वापस ले आना है, राइट? अब एनिमल के अंदर आएगा आपका ऑक्सीजन, एंड देन व्हेन द एनिमल विल डाई द ऑक्सीजन विल आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉइल, सो यू कैन फाइंड इन द ऑक्साइड फॉर्म के अंदर ही आ सकता है। एनिमल की जब आपके यहाँ पे डेथ हो रही है, एनिमल की जब आपके यहाँ पे डेथ होगी, देन यू विल फाइंड द इन द ऑक्साइड फॉर्म, राइट? डेथ होगी यहाँ पे, सो सॉइल के अंदर इट कैन गेट इनटू द सॉइल के अंदर जा सकता है। सो आपका बॉडी का डिकम्पोजिशन हो सकता है, या कई बार ऑक्सीजन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ऑक्साइड फॉर्म, तो काफी चीजें वहां पे आपकी हो सकती है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी ओवर हियर, ताकि आपको पिक्चर के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। इट अकर्स एक्सटेंसिवली इन द कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में आपको ऑक्सीजन काफी मिलता है, रॉक्स के अंदर एंड मिनरल्स के अंदर आपको मिल जाएगा, एज वेल एज ऑल्सो इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ सो ऑक्सीजन आपको काफी जगह पे आपको मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मिल जाए, वैसे भी ऑक्सीजन आपको फ्री मॉलिक्यूल भी आपको मिल जाए, और अर्थ के अंदर आपको तो मिलेगा ही मिलेगा मिनरल्स के अंदर। So in the crust, it is found as the oxides of most metals, silicons, and also carbonate, sulfate, nitrate, other minerals. इन सब के अंदर आपको ऑक्सीजन मिल जाता है। So जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो सॉइल के अंदर आप तो कुछ चीजें तो आप जानते हो, you have something like your, ये सब तो आपने देखा है, you have your NO2, NO3, you also have something like your PO4, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट होगा आपका यहाँ पे। So they are all going to be having some amount of oxygen. इनके सबके अंदर आपको ऑक्सीजन मिलता है। So you can say oxygen is a part of them as well. उसके अलावा आपको मेटल्स के अंदर भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा, रखना। So you also have the metals जिनके अंदर आपको ऑक्सीजन मिलेगा देखने के लिए। So even the metals and the rocks will also have the presence of the oxygen. Now, so ये सब आपको ऑक्सीजन इसके अंदर लगा हुआ है आपका। It is also essential component of the most biological molecule like a carbohydrate, protein, nucleic and fats. Yes. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, फैट्स के अंदर भी आपको ऑक्सीजन देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो जो खाने की चीजें हैं, इनके अंदर कार्बन भी आपको मिलता है, और आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं देखने के लिए। डीएनए, आरएनए, फैट्स, ऑल ऑफ देम विल गोइंग टू बी हैविंग दैट। सो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड अप इन 3 प्रोसेसेस। 3 तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। एक तो आपका O2 है, जिसको आप डायरेक्टली ले सकते हो, राइट? So basically इनको आपका प्लांट नहीं लेंगे, राइट? You will find getting used by the animals only. प्लांट ऑक्सीजन को इस तरीके से यूज नहीं करते, इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बट दे डोंट टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इस तरीके से जैसा दिखाया जा रहा है। ओके, CO2 के फॉर्म में वो आ सकता है। CO2 के फॉर्म में आपका ऑक्सीजन प्लांट के अंदर एंटर करता है, ठीक है? देन रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन होने के बाद देखो अब यहाँ पे क्या होगा, या बर्निंग हम करेंगे फॉसिल फ्यूल, क्या किसी की बर्निंग करेंगे तो क्या होगा? तो बर्निंग करने के लिए भी याद रखना आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है। बिना ऑक्सीजन के आपका फायर नहीं हो सकता। विदाउट ऑक्सीजन नॉट हैव द फायर, आप जानते हो, है ना? तो उसके लिए भी आपको चाहिए होता है। और इवन जो बताया मैंने आपको बताया था कि आपके सेल के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट कि सेल के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करो, रेस्पिरेशन जो आप करते हो, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वो करने के लिए भी आपको ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के वो हो नहीं सकता। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लो। तो आपके बॉडी के अंदर आपका जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, जो हम कार्बोहाइड्रेट को जो हम ब्रेक डाउन करते हैं, वो करने के लिए यू नीड टू हैव प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के वो आपका नहीं किया जा सकता। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू, राइट? देन सो कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन आपको यहाँ पे चाहिए होता है, राइट? फिर ऑक्सीजन N2 के साथ कंबाइन करके बनाएगा आपका NO2, और ये बारिश के साथ आपका सॉइल के अंदर आ जाएगा। नाउ इट कैन कम बैक इनटू द सॉइल। So all those things can be seen happening in the atmosphere. तो ये बड़ा ही सिंपल सा साइकिल है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब दिन के टाइम पे कुछ हो रहा है यहाँ पे। दिन के टाइम पे वही सेम चीजें हम जो ने बात की थी, चाहे दिन हो या रात हो, वो आपके यहाँ पे होगी, राइट? ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। याद रखना, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है वो एक ही मेजर इवेंट की वजह से आपका जा रहा है, एंड दैट इज योर फोटोसिंथेसिस। बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इज गेटिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो प्लांट्स में से O2 रिलीज करके आपका एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एंड दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है बेटा, इट्स नॉट डिफिकल्ट प्रोसेस। सो दैट इज समथिंग यू हैव सीन। तो यहाँ पे आपका सारे साइकिल्स खत्म होते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा देखा ऑक्सीजन साइकिल,
वी हैव सीन अवर कार्बन साइकिल, और उसके पहले हम हमारा इवन देख सके हमारे यहाँ पे एज अ नाइट्रोजन साइकिल भी हम देख चुके हैं, और उसके पहले हमने इवन देखा था हमारा वाटर साइकिल। तो सारे के सारे साइकिल्स मेरे यहाँ पे हो जाते हैं खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी, जहां पे हम बात करेंगे अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे हमारे ग्लोबल वार्मिंग का, जिसके बारे में हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो वी हैव डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग इन द प्रीवियस क्लासेस एज वेल, तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे क्या होगा, तो अगर मैं बात करता हूं, पहले तो मैं बात करूं यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट माय ग्रीन हाउस गैसेस। ये गैसेस मेरी कौन सी है, ये पहले हम देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या है। सो ग्रीन हाउस गैसेस मेरे यहाँ पे होती है समथिंग लाइक योर CO2. लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर. You'll have something like your CO2. You'll have something like your SO2, sulfur dioxide, NO2, right? Even your CFC, right? Chlorofluorocarbon. CFC stand for my chlorofluorocarbon, right? तो ये सारे मेरे यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस, दे आर ऑल गोइंग टू बी ग्रीन हाउस गैसेस। CO2 का लेवल काफी ज्यादा होता है, फिर आपका SO2 होगा, NO2 होगा, CFC होगा, ये सारी की सारी मेरे यहाँ पे आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। अब बात यहाँ पे ये है कि यार ये गैसेस आपके लिए एसेंशियल क्यों है। अच्छा, किसको याद है हमने ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात किया था? डू यू रिमेंबर वी हैव टॉक्ड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग इन द प्रीवियस क्लासेस? किसको याद है कुछ? अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसको याद है हमने बोला था एक बार कि अगर आपका टेम्परेचर, अगर आपका ग्रीन हाउस गैसेस अगर ना हो तो आपका टेम्परेचर क्या होगा अर्थ का? एनीवन कैन टेल मी? एनीवन? नो वन? कोई बात नहीं, चलिए सर ज्यादा। ठीक है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। सुने अब मेरी बात, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे क्या चीजें होती है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली क्या होता है हम यहाँ पे समझते हैं। सो लेट मी फाइंड अ स्पेस, आई विल यूज दिस स्पेस, यस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और ये स्टोरी याद रखना। यहाँ पे आपका सन, यहाँ पे आपका है, आपके पास है यहाँ पे आपका सन, राइट? और उसकी रेज आपकी आ रही है आपके प्लैनेट पे। सो यहाँ पे आपका लैंड बनाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे यू हैव अ लैंड ओवर हियर, एंड सन रेज आपकी आ रही है आपके प्लैनेट पे। सो रेड कलर की बनाता हूँ मैं आपको। सो यू हैव अ सन रेज फॉलिंग ऑन द प्लैनेट, आपके अर्थ के ऊपर सन रेज आ रही है, ठीक है? अब जब सन रेज आपके अर्थ के ऊपर आ रही होती है तो याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ देम विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक, मेजॉरिटी ऑफ द रेज विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक, और कुछ रेज आपकी एब्जॉर्ब करेगा आपका लैंड। सो कुछ रेज को आपका लैंड एब्जॉर्ब करता है। सो याद रखना, कुछ रेज को, सन रेज को आपका लैंड या वाटर उसे एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है? अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है ये आपको याद रखना है। जब आपने रेज को एब्जॉर्ब कर लिया, सन रेज को जब आप एब्जॉर्ब करते हो तो आपके लैंड या ओशन में से आपकी हीट वेव्स निकलती हैं, आपके लैंड या ओशन में से आपकी यहाँ से निकलेगी आपकी हीट वेव। सो लैंड या ओशन में से कुछ यहाँ से निकल जाए, तो जो मैं आपको निकाल के दिखाऊं ब्लू कलर की लाइंस, दीज आर कॉल्ड एज हीट वेव्स। ये जो यहाँ पे आपकी निकल रही है, यू कॉल देम एज अ हीट वेव्स, ठीक है? तो यार इतना सनरेज आपके यहाँ पे आ रही है, मेजॉरिटी ऑफ द सनरेज आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक, बट कई सारी सनरेज आपकी जो होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है बाय द लैंड एंड द ओशन, और फिर लैंड या ओशन में से आपकी हीट वेव्स जनरेट होती है। ये बड़ी नॉर्मल प्रोसेस है, ये पूरे प्लैनेट पे आपका ये होता है। अब एक चीज याद रखना कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर है आपका यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस, इन द एटमॉस्फेयर यू हैव योर ग्रीन हाउस गैसेस। तो आप समझ लो कि ये है मेरे यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस की लेयर यहाँ पे बनी हुई है। सो यू हैव द बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस आपको मुझे यहाँ पे मिल रही है मेरे एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है? अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना ही है, यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है कि ग्रीन हाउस गैसेस तो एटमॉस्फेयर में पहले से थी, आज से 5000 10,000 साल पहले से आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस पहले से ही आपकी मौजूद थी, और इनका होना जरूरी भी है, इनका होना जरूरी भी है। नाउ आई टेल यू व्हाई इनका होना जरूरी है। यहाँ पे इनके होने से होता क्या है ना कि आपकी जो हीट वेव्स होती है आपकी रुक जाती है, इनको हम रोक पाते बाहर जाने से। ये जो आपकी हीट वेव यहाँ से निकल रही है ना, ये बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन हम इन्हें रोक पाते हैं। सो वी आर एबल टू ट्रैप द हीट वेव्स। तो ये यहाँ पे आके टकरा जाती है और ये एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा पाती।
तो ऐसा समझो कि 10 वेव से तो 3 रुक जाएंगी, 4 चली जाएंगी, राइट, बाकी 4 या 7 चली जाएंगी। तो हीट वेव्स को रोकने के लिए आपकी ग्रीन हाउस गैसेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर इसका फायदा क्या, लाइक हम ये जो वेव्स जो बाहर निकल रही है हीट वेव्स, इनको हम रोक क्यों रहे हैं, व्हाई इट इज एसेंशियल टू स्टॉप देम, या इनको रोकने का मतलब क्या है। याद रखना, हीट वेव को रोकने की वजह से ही आपके टेम्परेचर जो होता है प्लेनेट का वो रहने लायक होता है। हीट वेव्स को रोकने की वजह से ही आपका जो टेम्परेचर है प्लेनेट का वो रोकने या रहने लायक है। ये बात समझो मेरी बात, मैं इसको आपको समझाता हूँ एक बार फिर। सी दीज आर माय ग्रीन हाउस गैसेस, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दीज आर गोइंग टू द ग्रीन हाउस गैसेस। ये मेरे यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस GHG, दीज आर माय ग्रीन हाउस गैसेस, राइट। अगर मेरी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मेरी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो अर्थ का टेम्परेचर होता अराउंड -70 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर आपका हो जाता आपके अर्थ का अगर आपके प्लेनेट पे ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो। आप सोचो, अगर प्लेनेट पे अगर ये टेम्परेचर होता -70 का, तो क्या लाइफ प्लेनेट पे आपको दिखती देखने के लिए? No, sir. No, sir. No, sir. कोई चांस नहीं था बेटा। अगर इतना लो टेम्परेचर होता तो लाइफ सस्टेन नहीं कर पाता प्लेनेट के ऊपर। तो याद रखना, ये टेम्परेचर आपका होता है इन द एब्सेंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस अगर आपकी नहीं होती एटमॉस्फेयर के अंदर तो इतना टेम्परेचर आपका होता, तो ये तो आपके लिए जरूरी है। सो इन द एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, दिस इज द स्टोरी, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस ये टेम्परेचर आपका हो सकता है जो है नहीं, राइट। तो ग्रीन हाउस गैसेस एसेंशियल है क्योंकि इनके वजह से आप हीट को रोक पा रहे हो, और क्योंकि आप हीट को आप रोक पा रहे हो तो उसके वजह से आपका टेम्परेचर काफी लाइक लिवेबल है। एवरेज टेम्परेचर अर्थ का ऐसा है कि आप उस पर सर्वाइव कर सकते हो, राइट। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपका ग्रीन हाउस गैस का अमाउंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये आपका काफी बढ़ रहा है। सब लोग ज्यादा बर्न कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को, ज्यादा यूज कर रहे हैं व्हीकल्स को, तो उससे क्या हो रहा है आप अब सोचो, आपका ग्रीन हाउस गैस की जो लेयर है ना यहाँ पे वो थिक हो गई है। आपके ग्रीन हाउस गैस की जो यहाँ पे जो लेयर आपकी जो होती थी वो आपकी काफी ज्यादा आपकी हो गई यहाँ पे थिक। अब आप मुझे बताइए, अगर मेरे ग्रीन हाउस गैस की लेयर अगर मेरे यहाँ पे थिक हो जाएगी तो क्या ज्यादा हीट वेव्स ट्रैप होंगी या नहीं होंगी? Yes, sir. समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मेरे ग्रीन हाउस गैस की अगर मेरे लिए यहाँ पे लेयर थिक हो गई तो आप सोचो, पहले 3 ट्रैप होती थी हीट वेव्स, बाकी 4 निकल जाती थी। अब क्या होगा, ज्यादा हीट वेव्स मेरी ट्रैप होंगी। अगर मेरी ज्यादा हीट वेव्स मेरी यहाँ पे ट्रैप हो रही है, जो बाहर निकलना चाहती है, कुछ तो निकल जाना चाहिए, कुछ रहनी चाहिए, बट जो ज्यादा यहाँ पे मेरी इकट्ठा यहाँ पे ट्रैप हो रही है तो उससे बेटा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट द प्रॉब्लम इज गेटिंग क्रिएटेड, और इसके वजह से यू हैव अ इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, क्योंकि आप यहाँ पे ज्यादा हीट वेव्स को आप ट्रैप कर रहे हो। और ये ज्यादा हीट वेव्स ट्रैप इसलिए हो रही है बेटा क्योंकि यू हैव अ मच मोर थिकर लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। आपकी जो ग्रीन हाउस गैस का जो यहाँ पे लेयर था ना वो बहुत ज्यादा थिक हो गया है। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिक हो चुका है, वो बहुत डेंस हो चुका है, ज्यादा हीट आपकी ट्रैप हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ ग्लोबल इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके से क्या हो रहा है आपके यहाँ पे, यू हैव अ ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर। क्या ये बात आप सबको अब क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. Yes. ये हो रहा है बेटा ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज द इवेंट व्हिच इज हैपनिंग द ग्लोबल वार्मिंग, एंड यू आर फाइंडिंग दिस इंक्रीज इन द ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर कैन बी सीन। तो इसलिए कहा जाता है कि इनको हमें कम करना पड़ेगा। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है आपके यहाँ पे, इनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये बढ़ती रही ना तो ज्यादा से ज्यादा आपकी हीट वेव्स ट्रैप होंगी, और जितनी ज्यादा हीट वेव ट्रैप हो उतना ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया देन दैट्स नॉट गुड फॉर द प्लैनेट, ये प्लैनेट को नुकसान देगा काफी तरीके से, ठीक है। तो ये बात पहले आप यहाँ पे याद रखो। चलिए, हाँ जी बेटा, किसी को कुछ कहना था? किसी का कुछ क्वेश्चन? आई थिंक किसी को कुछ पूछना था? नो वन? ऑलराइट, चलिए ठीक है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। व्हाट इज ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस आर स्मॉल ग्लास हाउस कंस्ट्रक्टेड टू ग्रो प्लांट्स पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर। सो ग्रीन हाउस वो ग्लासेस होते हैं जिनके अंदर हम लोग जनरली प्लांट्स को ग्रो करते हैं कोल्ड विंटर के अंदर, राइट। These glass panels all around let the sunlight enter but does not allow the heat to escape. ये क्या करते हैं, ये सनलाइट को अंदर आने देते हैं बट हीट को बाहर निकलने नहीं देते हैं, ठीक है। अब वही चीज पूरे प्लेनेट पे हो रही है। वो जो उन्होंने छोटा सा एग्जांपल दिया ग्रीन हाउस का, अब वही चीज पूरे प्लेनेट के ऊपर आपको देखते हैं के लिए आपको मिलेगा। लेट्स सी दैट।
सिमिलरली अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन. अब ध्यान से देखो, सिमिलरली अर्थ के ऊपर आपकी एनर्जी आ रही है फ्रॉम द सन, राइट. द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी. अर्थ क्या करता है? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, राइट, and release back to the atmosphere as an infrared radiation, or majority of the things are getting reflected back. Okay, but some of the infrared radiation emitted by the earth is absorbed by the CO2 and CH4 in the atmosphere. तो वही वो कह रहे जो हम कह रहे थे ना heat waves, उनको यहाँ पे वो लोग term use कर रहे हैं as a infrared radiation. जो heat waves है जिसे हम even as a simple like difficult language हम उसे infrared radiation कह सकते हैं, वो आपका अर्थ इमिट कर रहा है और उसको मेरा ट्रैप कौन करेगा? मेरा यहाँ पे CO2 एंड CH4, these are the ग्रीन हाउस गैसेस, ये इनको ट्रैप कर रहे हैं, तो ये इनको जाने से रोक रहे हैं. अब इससे क्या हो रहा है? एंड इट इज सेंट बैक टू द अर्थ एज अ हीट एनर्जी, और इसको वापस से अर्थ की तरफ भेजा जा रहा है. तो इससे अब यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा. दिस कॉजिंग अ वार्मिंग इफेक्ट नोन एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो इसके वजह से आपका इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है. क्या हो रहा है? आपका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है आपका, एंड दिस इज कॉल्ड एज माय ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो इंफ्रारेड की जगह आप हीट वेव्स भी अगर आप लिख रहे हो, देन इट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू थिंग. वो भी आपकी बात वहां पे सही है. दिस हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, राइट. इसके वजह से आपका टेम्परेचर अर्थ का मेंटेन होता है. विद द इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो यहां तक हमने देखा कि यार ये ग्रीन हाउस गैसेस आपकी कर क्या रही है, राइट, या ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको यहाँ पे क्या होता है. अब हम यहाँ पे देख रहे कि जब आपके इंडस्ट्रीज आपकी बढ़ रही है, फॉसिल फ्यूल आपका यूज होना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है, तो आपका CO2 भी एटमॉस्फेयर में आपका बढ़ रहा है. और इसके से अब क्या होगा? यू विल फाइंड ज्यादा अमाउंट ऑफ आपका रेडिएशन आपका यहाँ पे ट्रैप किया जाएगा. जो मैं आपको बता रहा था वही चीज आपको यहाँ पे देखने मिलेगी. एज देयर इज आल्सो डिक्रीज वेजिटेशन एंड डिफॉरेस्टेशन इज लीडिंग टू अ लेस CO2 यूटिलाइजेशन इन द फोटोसिंथेसिस. आपका CO2 तो बढ़ ही रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके साथ साथ आपका जो प्लांट्स है उसे भी आप निकाल रहे हो, जो आपके प्लांट्स थे, जो आपका वेजिटेशन था उसे भी आप निकाल रहे हो, तो CO2 यूटिलाइजेशन भी आपका यहाँ पे कम हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट ये हमारे लिए प्रॉब्लम का कंसर्न है. अब आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा? आपका CO2 का लेवल बढ़ चुका है, अब आपका ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट विल गेट ट्रैप. देखो क्या लिखा हुआ है. सो इट लीड्स टू मोर हीट गेटिंग ट्रैप्ड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. ज्यादा हीट आपकी ट्रैप हो रही है. अगर ज्यादा हीट मेरी यहाँ पे ट्रैप होगी, दिस लीड्स टू वार्मिंग ऑफ द अर्थ, लीडिंग टू वार्मिंग. इसकी वजह से आपका अल्टीमेटली आपका यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग चालू हो जाएगा. और यही एक चीज है जिससे हमें बचना है या जिसको हमें कंट्रोल करना है. ठीक है. अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, अब ये अगर होने लगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो हम यहाँ पे समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस. अब आप मुझे बताइए, आप लोग मुझे अनम्यूट मतलब हैंड रेज करके मुझे बताइए कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अगर आपका टेम्परेचर अर्थ का अगर बढ़ रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या उसका इम्पैक्ट क्या होगा अर्थ के ऊपर, क्या होते हुए आपको अर्थ के ऊपर मिलेगा देखने के लिए. हैंड रेज करके बताइएगा, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन द अर्थ यू कैन सी. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपके अर्थ के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये आपको मुझे बताने की क्या इवेंट आपके हो सकते हैं अर्थ के ऊपर. सिर्फ पॉल्यूशन बढ़ सकता है. ठीक है, और कुछ इसके अलावा? सक्षिता बताइए. सर ग्लोबल वार्मिंग से चलो मैं आपको बताता हूँ. एक चीज जो हो सकती है वो हो सकता है आपका मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स या मेल्टिंग ऑफ पोलर कैप्स या मेल्टिंग ऑफ योर ग्लेशियर्स. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, तो आपके जो ग्लेशियर्स है ना आपके एंटार्क्टिका में और पोलर रीजन्स में, इनका मेल्टिंग आपके यहाँ पे हो सकती है, ये आपके पिघलना चालू करेंगे. सो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर. अगर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हुआ तो उसके से क्या होगा? अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो उससे क्या होगा फिर? एनीवन? सिर्फ पानी जो ज्यादा हो जाएगा ओशन वगैरह में. ओशन में पानी ज्यादा हो जाएगा, तो ये उसे हम बोलेंगे यहाँ पे इंक्रीज इन द सी लेवल. You'll find increase in the sea level can be seen. Increase in sea level. अगर आपका यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर यहाँ पे हो रहा है तो याद रखना उसके वजह से आपका सी लेवल आपका यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा. सो you'll find the sea level over here is going to increase. तो ये आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, राइट. एक और चीज याद रखना कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो हमने देखा है कई बार कि आपका पूरा जो वाटर साइकिल है वो भी आप पे इम्पैक्ट होता है. सो you'll find कि कई जगहों पे याद रखना, देखोगे आपकी ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, कई जगहों पे रेनफॉल नहीं हो रहा. सो यू कैन आल्सो फाइंड you will find irregular rains can be seen, or I can say
राइट, आई कैन राइट ओवर हियर इरेगुलर रेन्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ, इरेगुलर रेनफॉल आपको मिल सकता है होते हुए, सो इरेगुलर रेन कैन बी सीन। उसके साथ साथ कुछ एरिया में बिल्कुल ही बारिश नहीं जाएगी, ये भी देखने के लिए आपको मिला है। दैट लीड्स टू ड्राउट वाली कंडीशन, उसे हम कहते हैं ड्राउट कंडीशन, जहाँ पे एकदम सूखा हो जाता है ना, उसे हम कहते हैं ड्राउट कंडीशन। सो कुछ एरिया के अंदर आपको ड्राउट होते हुए आपको मिल जाएगा। सो कंप्लीट एरिया विल गेट बैरन, कोई आपको वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, बारिश नहीं है, दैट कैन हैपन। ग्लोबल वार्मिंग कैन ऑल्सो लीड टू फ्लडिंग, कुछ एरिया में बाढ़ आ सकती है। फ्लडिंग भी एक लाइक इवेंट हमने सुना है, देखा है होते हुए बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, राइट। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपके जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाए। सो प्लांट्स एनिमल कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड। इनको भी अगर टेम्परेचर बढ़ा ना तो इनको भी अफेक्ट होगा, कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड। तो ये सब चीजें आपके यहाँ पे हो सकती है। सो दीज आर द इवेंट्स यू कैन फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ये सारे इवेंट्स आपको होते हुए आपको मिल जाएंगे। ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, रेन्स इरेगुलर हो गए हैं, ड्राउट हो सकता है कुछ एरियाज के अंदर, सूखा पड़ सकता है, फ्लडिंग हो सकती है, एंड प्लांट्स एनिमल कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड ओवर हियर। तो ये सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो मैं तब भी बैठा, मैं आपको काफी कम इम्पैक्ट बता रहा हूँ, और भी कई सारे इम्पैक्ट होते हैं, बट दीज आर द फ्यू इम्पैक्ट्स यू कैन नो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये चीज आप यहाँ पे रखना। और एक और बात याद रखना कि अगर आपका सी लेवल यहाँ पे इंक्रीज हुआ, सो लोलैंड एरियाज आपके सबमर्ज्ड हो जाएंगे। सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट, लोलैंड एरियाज मतलब जो समुद्र के पास के जो एरियाज है वो शायद पानी के नीचे चले जाए। सो लोलैंड एरियाज will get submerged in ocean। तो काफी सारा जो लैंड का जो पार्ट होगा वो ओशन के अंदर चला जाएगा अगर ये सब होता रहा तो, राइट। क्या आपको अब इम्पैक्ट समझ आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के? आर द इम्पैक्ट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या होगा अगर ये सब हुआ तो? यस सर। राइट, अगली बार कोई टीचर ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या हो सकता है तो ये सब चीजें बोल देना। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ा तो मेरे जितने भी सी लेवल के कोस्टल एरियाज जो होंगे वो सबमर्ज हो जाएंगे, लोलैंड एरियाज जो मेरे वहां पे होंगे सब हो जाएंगे ओशन के अंदर। रेनफॉल यहाँ पे इरेगुलर हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कई बार कहीं पे ज्यादा रेन होगा, कहीं पे बिल्कुल रेन नहीं होगा, जहाँ पे रेन नहीं हो रहा, रेनफॉल नहीं हो रहा, वहां पे ड्राउट हो सकता है, फ्लडिंग आ सकती है कुछ एरियाज के अंदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी यहाँ पे अफेक्ट होते हैं, वो लोग, उनको भी सर्वाइव करने के लिए दिक्कत आ सकती है अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। मैं आपको एक रफ आइडिया यहाँ पे देता हूँ, एक अगर आपको यहाँ पे एक रफ आइडिया मैं यहाँ पे दूं तो हर 10 साल के अंदर, सो इन एवरी 10 years you will find there is an increase of 0.1 degree Celsius। हर 10 साल के अंदर आपका 0.1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। दिस इज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर विच इज इंक्रीजिंग। इतना ये आपका टेम्परेचर जो आपका यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को मैं यहाँ पे बढ़ाया करके बताना चाहूंगा, ये आपका इंक्रीज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। एंड अब ये नंबर काफी छोटा लगता है वैसे देखने में तो, बट 1.1 डिग्री भी काफी इम्पैक्ट कर रहा है। ये जो नंबर है आपके यहाँ पे ये काफी इम्पैक्टफुल है। सो ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो स्टडीज करता है ना इन सब चीजों को, वो काफी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। यू हैव टू स्पेंड लाइक 30-40 इयर्स का स्टडी करना पड़ता है आपको। यू हैव टू स्टडी द क्लाइमेट मॉडल्स को आपको स्टडी करना पड़ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे आपका किस एरिया में प्लांटेशन आपका चेंज हुआ है, किस एरिया में आपका लाइक ग्लेशियर पहले ज्यादा था, कहाँ मेल्ट हुआ है। सो ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू सी। तो बेसिकली काफी जो क्लाइमेट को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इन सब चीजों के ऊपर। They actually spend 20-30 years to understand how the things change, and then वो फिर कुछ चीजें बता सकते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, क्या ट्रेंड है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर में अगर इसको रोका नहीं गया। So all those things they can actually tell over here, ठीक है। तो ये सब बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर देखा जाए तो, अगर आप इसे सेपरेटली पढ़ते हो कभी फ्यूचर में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू अंडरस्टैंड हाउ क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। काफी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें होती है अगर आप इन्हें पढ़ोगे ध्यान से तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओजोन लेयर।
आपके अर्थ के आसपास यू हैव अ प्रोटेक्टिंग लेयर, जिसे हम कहते हैं ओजोन, जिसे हम इवन कहते हैं O3, राइट? इन द अपर रिचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड, मतलब O3 जो मैं आपको कह रहा था, O3 आपको मिलता है, दैट्स ओजोन लेयर, राइट? ओजोन लेयर के बारे में इतना याद रखना, इसका काम होता है ये आपको करेगा प्रोटेक्ट फ्रॉम द यूवी रेज, दैट इज समथिंग गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये बात याद रखना। अच्छा, अब एक और चीज याद रख लो, अगर इतनी याद रख सकते हो तो, ओजोन लेयर जो आपकी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ पे आपको मिल रही है, वर्ल्ड में कुछ एरियाज है जहां पे ओजोन लेयर काफी कम हो चुका है। वर्ल्ड में कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे ओजोन लेयर काफी कम हो चुका है। वो एरियाज है मेरे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। इन दो एरियाज के अंदर ओजोन डिप्लीशन काफी ज्यादा हो चुका है, तो वहां पे ओजोन लेयर इतनी वीक हो गई है, या इतनी स्ट्रांग नहीं है, या इतनी थिक नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, आपकी जो यूवी रेज होती है ना, इससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। अगर यूवी रेज आपके अर्थ तक आ रही है, अगर यूवी रेज आपके अर्थ तक आने लगती है काफी ज्यादा, तो क्या होगा, आपको कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। वन ऑफ द इशू कैन बी माई स्किन कैंसर। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो स्किन कैंसर होने का सबसे मेन रीजन आपका होता है यहाँ पे आपका यूवी रेज, राइट? सो यूवी रेज आर नोन टू अफेक्ट द डीएनए, वो जाके आपके डीएनए को अफेक्ट करती है, वो आपके डीएनए को डैमेज करती है, और डीएनए को डैमेज करने की वजह से आपको स्किन कैंसर हो जाता है। सो ये बात याद रखना। तो ये काफी लाइक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपको ह्यूमंस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है यूवी रेज का, अगर ओजोन लेयर ना हो तो अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री होगी जहां पे स्किन कैंसर के केसेस ज्यादा होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? राइट, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका आर द प्लेसेस। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द कंट्री जहां पे आपको स्किन कैंसर के केसेस आपको ज्यादा मिल सकते हैं, बिकॉज यू कैन हैव अ लेस ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर एंड मोर यूवी रेज कमिंग इनटू द अर्थ। चलिए इसको आगे देखते हैं। दिस वुड मीन अ फॉर्मूला ऑफ O3 एंड दिस कॉल्ड ओजोन। ये है मेरा यहाँ पे ओजोन। it form a sort of sunscreen high up in the atmosphere। ये एक तरीके से सनस्क्रीन की तरह काम करता है एटमॉस्फेयर के अंदर। It prevents the harmful type of UV rays coming down from the sun। So UVB करके harmful rays होती है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं आ पाती बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर, वो मतलब हमें बचाएगा उससे, ठीक है? तो सन से आपकी यहाँ पे रेज आ रही है, और प्लांट्स और एनिमल्स इससे बच पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है? सब लोग खुश हैं यहाँ पे, सब लोग रह रहे हैं यहाँ पे। Certain gases compounds such as CFC, chlorofluorocarbon, released from the refrigerator, aerosol sprayer, packing material, styrofoam, rise in the atmosphere। तो याद रखना, ये जो बेटा CFC होता है ना, CFC आपका फ्रिज से आता है, AC से आता है, इंडस्ट्री में से रिलीज किया जाएगा। ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना, ये आपका डैमेज करता है आपके ओजोन लेयर को। दिस इज द वन विच इज नोन टू डैमेज द ओजोन लेयर। ये आपके ओजोन लेयर को काफी ज्यादा डैमेज करता है, और इसके वजह से ही ओजोन का डिप्लीशन चालू हो चुका है। अभी इतना ज्यादा नहीं हो रहा, बट काफी बीच में आपका काफी ज्यादा हो चुका था। सो याद रखना, कौन अगर आपसे कोई पूछे कि ओजोन का डिप्लीशन का रीजन कौन है, तो आपका आंसर वहां पे होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये आपका कई सारे सोर्सेज से आपका ये आ रहा होता है, ठीक है? तो ये आपका CFC आपका यहाँ पे आएगा, और ये जाके आपके ओजोन लेयर को करेगा डैमेज। अगर मेरी ओजोन लेयर डैमेज होगी, दिस ब्रेक डाउन इनटू क्लोरीन एटम्स व्हिच इन टर्न्स ब्रेक डाउन द O3, राइट? तो बेसिकली वो कंडर होगा क्लोरीन के अंदर CFC, और वो जाके ब्रेक डाउन करेगा मेरे यहाँ पे ओजोन को। अब अगर मेरे यहाँ पे ओजोन ब्रेक डाउन हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। दिस रिड्यूसेस द ओजोन, कैन नॉट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ हार्मफुल यूवी रेज। अब ओजोन अगर मेरा वहां से निकल गया, अब मेरी यूवी रेज आराम से एंटर कर सकती है, और अगर मेरी यूवी रेज अंदर एंटर कर पा रही है जो आप देख पा रहे हो, देन फिर आपको यहाँ पे होगा प्रॉब्लम। देन यू कैन सी ऑल द इश्यूज हैपनिंग ओवर हियर। याद रखना, यूवी रेज कैन कॉज स्किन बर्न, जेनेटिक डिसऑर्डर, स्किन कैंसर, एंड रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉरेस्ट एंड द सीज। तो ये प्लांट्स के लिए भी अच्छा नहीं होता। यूवी रेज प्लांट्स को भी अफेक्ट करती है, ओशन को भी अफेक्ट करती है। अगर वो प्लांट्स को अफेक्ट करेगा ना, तो वैसे ही इकोसिस्टम पूरा अफेक्ट होगा, क्योंकि प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। सो पूरा इकोसिस्टम वहां पे अफेक्ट होता है। तो याद रखना, स्किन बर्न, जेनेटिक डिसऑर्डर, स्किन कैंसर, and even it is going to reduce the productivity of forest and the sea. So these are the few things you have to know happening because of the
ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड। अगर ओजोन लेयर आपकी डिप्लीट हो रही है, जा रही है एटमॉस्फेयर से, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज आपके यहाँ पे होते हैं। तो ये सारे याद रख लो, लिख लो। स्किन बर्न, जेनेटिक डिसऑर्डर, स्किन कैंसर एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉरेस्ट एंड द सीज। प्रोडक्टिविटी का मतलब है यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस कम होना। सो दिस ऑल विल हैपन बिकॉज ऑफ द ओजोन डिप्लीशन। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे एंड यहाँ पे आपका फाइनली आपका चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। सो दिस इज वेयर योर चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज विल गेट कंप्लीटेड, राइट? तो काफी सारे रिसोर्सेज हमने यहाँ पे देखे पूरे क्लास के, पूरे चैप्टर के अंदर। सो प्लीज उन्हें याद रखिएगा। सिंपल है सब कुछ, बड़ा कुछ चीजें जिसके अंदर आपको यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट उसके अलावा बाकी की चीजें आपकी काफी यहाँ पे लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स वेरी सिंपली, राइट? आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखा हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, वी हैव सीन द ओजोन लेयर, और उसके साथ हमने देखा हमारे यहाँ पे कार्बन साइकिल एंड O2 साइकिल, राइट? ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल। तो ये सब चीजें हमने देखी है। एक बार सोने के पहले अपने बुक में से इन सब चीजों को पढ़ लेना। अगर कोई चीज समझ नहीं आती देन यू कैन रीच आउट टू मी, राइट? एंड मेक श्योर कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इन सब चीजों को लेके काफी स्ट्रांग रहे, सो दैट कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे इसमें से आपको, तो आप उसे जवाब दे पाओ और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओ, राइट? तो क्लास खत्म होने के पहले सब लोग इसके लिए सब लोग चले जाएं अपना डिनर करने के लिए या सोने के लिए। मुझे बताइए आप लोग एक दो कॉन्सिक्वेंसेस बताइए मुझे ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से इम्पैक्ट क्या होता है प्लेनेट के ऊपर, आप ये मुझे बता सकते हो हैंड रेज करके जल्दी से, फिर हम लोग सब लोग फ्री हो जाएंगे। बताइए दिव्यांश, एक रीजन बताइए। The change in climate. अरे तो क्या हो रहा है उससे? लेट आए थे क्या क्लास में दिव्यांश? लग रहा है लेट आए थे आप। नेटवर्क चला गया था अभी। नेटवर्क चला गया था, चलो कोई बात नहीं। सक्षिता आप बताइए। सर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगा, उससे इंक्रीजिंग ऑफ सी लेवल होगा, और ठीक है, उससे जो लोलैंड एरियाज होते हैं वो मशीन में so जिसके लोलैंड एरिया होता है वो सबमर्ज हो जाते हैं। फिर इनरेगुलर रेन होगी, उससे ड्रॉट हो सकती है, फ्लडिंग हो सकती है, और प्लांट्स भी इससे इफेक्ट होते हैं। राइट? सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल सी बात है। ठीक है, रवि काशिफ, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या होगा इम्पैक्ट मेरे ओजोन डिप्लीशन का? अगर मेरा ओजोन लेयर गायब हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है प्लैनेट के ऊपर? रवि काशिफ। सर स्किन कैंसर हो सकता है। हम्म, सर सनबर्न। ठीक है, और दिव्यांश आप बता दो बाकी के फटाफट जल्दी से। सर